नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महमूद गजनवी या गजनी साम्राज्य। मध्यकालीन इतिहास के क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। और मध्यकालीन इतिहास के संबंध में जो 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस को अपलोड किया है, वहां से आप काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि गजनी साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत पे जब इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है सऊदी अरब में 7वीं शताब्दी में, वहां उसके बाद भारत पर बहुत सारे आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण आक्रमणकारी हुआ महमूद गजनवी। आज हम लोग इस टॉपिक में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल सऊदी अरब के क्षेत्र में जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद जो इनका अगला जो धार्मिक पद था उस पर आसीन हो, धार्मिक पद जो हुआ है वो धार्मिक पद किसमें तब्दील हो जाता है? खलीफा के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और इस पर आसीन होने वाले जो लोग थे, मोहम्मद साहब के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, जो कि खलीफा कहलाए। खलीफा का जो पद शुरुआत में क्या था? धार्मिक था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक हो जाता है, जो कि जिसका मुख्य कार्य क्या हुआ? इस्लामिक जितने भी साम्राज्य थे उस पर नियंत्रण करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और बाकी देशों को शासकों के माध्यम से इस्लाम धर्म स्वीकार करना हो गया था। किसका उद्देश्य? खलीफा पद का उद्देश्य हो गया था। ठीक है, तो महमूद गजनवी कहा जाता है कि भारत के क्षेत्र पर बहुत सारे आक्रमणकारी अनेक उद्देश्यों के लेकर के, जैसे धन लूटने को का उद्देश्य बना करके, या फिर से साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य बना करके, या फिर से कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रसार प्रसार को अपना मुख्य उद्देश्य बना करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग जगहों से आक्रमण करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में महमूद गजनवी भी भारत आता है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे गजनी वंश क्या था, या गजनी वंश का उदय किस प्रकार होता है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। कहा जाता है कि जो गजनी जो साम्राज्य था, इसको यामिनी वंश भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि यामिनी वंश और गजनी वंश में क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है, दोनों वंश एक ही है। ठीक है, संस्थापक की बात करते हैं तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलप्तगीन थे, जो कि अब्दुल मलिक के दास थे। अलप्तगीन कौन थे उसके बारे में पहले जान लेते हैं। अलप्तगीन और सुबुक्तगीन, अलप्तगीन का दास था सुबुक्तगीन। अलप्तगीन और सुबुक्तगीन दोनों तुर्की थे, और दोनों तुर्की से निकलते हैं और यात्रा के दौरान पहुंचते हैं ईरान के क्षेत्र में, जहां सामानी वंश का शासन था, और यहाँ का प्रमुख जो शासक था अब्दुल मलिक था। अब्दुल मलिक के शासनकाल में राज्य में पहुंचते हैं अलप्तगीन, और वहां पर एक सिपाहसालार के पद पर कार्य करने लगते हैं। कौन? अलप्तगीन। ठीक है, और वहीं पर उनके साथ ठहर जाता है सुबुक्तगीन भी। ठीक है, कुछ समय के बाद अलप्तगीन अब्दुल मलिक से अलग हो जाते हैं और एक नए वंश की नींव रख देते हैं, जिसका नाम पड़ा गजनी वंश। दरअसल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गजनी थी, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया? गजनी वंश पड़ गया। ठीक है, कहा जाता है कि सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दास और दामाद दोनों था। कहा जाता है कि बाद में अलप्तगीन ने क्या किया था? अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन से कर दिया था। इस प्रकार से जो सुबुक्तगीन जो था वो अलप्तगीन के दास के साथ साथ उसका दामाद भी हुआ। अलप्तगीन एक लंबे समय तक शासन करता है गजनी साम्राज्य पे, लेकिन कहा जाता है कि 977 में जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है, तो अलप्तगीन की मृत्यु के बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं था जो योग्य हो और जो गजनी साम्राज्य को आगे सुचारू रूप से संचालित कर सके। फलस्वरूप होता क्या है? जो वास्तविक उत्तराधिकारी बना गजनी का, वो बना सुबुक्तगीन। उसने क्या किया? अल्पगीन के जितने भी वंशज थे या जितने भी उत्तराधिकारी थे उनको पद से हटा देता है और अगला शासक बन जाता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कब शासक बना? 977 में। दरअसल 977 में जब शासक बनता है तो इसका एकमात्र और महत्वाकांक्षा जो इसका था, इसका जो एकमात्र उद्देश्य था, अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार करना चाहता था। कौन? सुबुक्तगीन। इसी क्रम में उसने खुरासान का जो मंगोलिया का खुरासान क्षेत्र था उस पर भी विजय प्राप्त करता है। भारत के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करता है। कहा जाता है कि 977 में भारत में जो एक जगह है पंजाब, पंजाब के शासक थे, तत्कालीन जो शासक थे वहां पर एक हिंदुशाही शासक थे। हिंदुशाही शासक थे जयपाल। कौन थे? एक हिंदुशाही शासक जयपाल के साथ युद्ध लड़ता है। कब? 977 में। हालांकि इस युद्ध में न तो जयपाल को कुछ फायदा हुआ और न ही
सुबुक्तगीन को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और उसके बाद ये जो दरअसल यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो कहा जाता है कि सबसे पहले भारत पर तुर्की आक्रमण जो हुआ था वो सुबुक्तगीन के समय हुआ, यानी कि जयपाल के समय हुआ था। और आक्रमण करने वाला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो सुबुक्तगीन था। यानी कि भारत पर सबसे पहले तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो सुबुक्तगीन था। और किस समय हुआ था आक्रमण इसका? वो हुआ था 977 में। और शासक कौन था उसमें भारत का? तो जयपाल था। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का शासन कब से कब तक था? 998 से लेके 1030 तक। कहा जाता है कि सुबुक्तगीन के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था महमूद गजनवी और एक बेटे का नाम था इस्माइल। कहा जाता है कि जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने एक पहला जो एक बेटा था उसका नाम था इस्माइल। इस्माइल को शासक बना देता है गजनी का। उस समय जो उसका जो बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनवी, वो दूसरा बेटा महमूद गजनवी जो कि राज्यपाल था खुरासान का। ठीक है, उस समय खुरासान का राज्यपाल था। जब उसको खबर मिलता है कि सुबुक्तगीन ने इस्माइल को गजनी का शासक बना दिया है, हालांकि जो महमूद गजनवी था योग्य और शक्तिशाली था, हुआ क्या, वो खुरासान से आता है और अपने भाई इस्माइल को बंदी बना लेता है और खुद गजनी का अगला शासक बन जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैसे वह गजनी का शासक बना, तत्कालीन खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह। उससे अल कादिर बिल्लाह से वो दो उपाधियों को प्राप्त करता है, जिसमें से एक उपाधि है यामिन उद्दौला, जिसका तात्पर्य होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरी उपाधि है यामिन उल मिल्लाह, यानी कि मुस्लिमों का संरक्षक। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि तत्कालीन खलीफा कौन थे? तो अल कादिर बिल्लाह थे। उनसे कौन कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो यामिन उद्दौला का और यामिन उल मिल्लाह, यानी दो तरीके की उपाधि प्राप्त की थी। और तीसरा जो उपाधि था सुल्तान। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में देखने को कि सुल्तान की उपाधि को धारण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था। ठीक है, सुल्तान से ही बना है सल्तनत। जब आगे हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे मैक्सिमम जो शासक थे, जितने भी अधिक से अधिक जो शासक थे, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया सर हेनरी इलियट के अनुसार। ऐसा माना जाता है कि सर हेनरी इलियट एक इतिहासकार है, वे कहते हैं कि भारत पर महमूद गजनवी ने, इनका नाम याद रखिएगा, सन हेनरी इलियट के अनुसार। किस इतिहासकार के अनुसार? तो सन हेनरी इलियट के अनुसार भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। दरअसल महमूद गजनवी को एक खबर मिली थी कि भारत के राजाओं के पास अपार धन संपत्ति है, मंदिरों में काफी सोने चांदी का भंडार विद्यमान है। उनको लूटने के चक्कर में, उनको लूटने के लालसा में ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कौन? महमूद गजनवी। भारत पे इसने 17 बार आक्रमण किए। उन आक्रमणों में से कुछ आक्रमण काफी इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उन आक्रमणों पर हम लोग 1 बाय 1 करके चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आक्रमण था, बात करते हैं। दरअसल इसके उद्देश्य को समझ लीजिए, इसका क्या उद्देश्य था, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। पहला उद्देश्य था इसका धन को लूटना। दूसरा उद्देश्य था मध्य एशिया में शासन का विस्तार करना। यानी कि दो उद्देश्य ही थे इसके महमूद गजनवी के। बाकी जो इस्लामिक जो आक्रमणकारी भारत में आए उनके कई सारे उद्देश्य होते थे, साम्राज्य का विस्तार करना, धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन इसके केवल दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था धन लूटना और दूसरा उद्देश्य था मध्य एशिया में अपने शासन का विस्तार करना। यानी खुरासान वाला जो क्षेत्र था, मंगोलिया का जो क्षेत्र था, वहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। कौन? महमूद गजनवी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्या इसका उद्देश्य भारत में कभी साम्राज्य विस्तार का था? बिल्कुल नहीं। महमूद गजनवी का उद्देश्य कभी भी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना था। वो केवल यहाँ से संपत्ति को लूटता था और लेकर गजनी वापस चला जाता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत पर इसका कतई यह उद्देश्य नहीं था कि भारत पर वो कभी भी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता था। अगला पॉइंट है जो बहुत 17 आक्रमण के, उनमें से हमने कुछ आक्रमण को यहाँ पे लिस्टिंग किया है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था देखते हैं इसके डेट के बारे में। इसका डेट है 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी में पंजाब शासक था, पंजाब का शासक हिंदुस्तानी शासक था जयपाल। जयपाल के विरुद्ध 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी युद्ध करता है। ये वही जयपाल है जिसके विरुद्ध उसके पिता ने 977 ईस्वी में युद्ध किया था सुबुक्तगीन ने। ठीक है, यहाँ पर जयपाल को वो पराजित करता है और यहाँ से काफी धन संपत्ति को लूट करके वापस गजनी चला जाता है। अगला आक्रमण कब होता है उसको देखते हैं। दूसरे नंबर का जो आक्रमण था वो था 1001 ईस्वी में। पुनः उसने
हिंदुशाही शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इसमें जयपाल बुरी तरह से हार जाता है। किससे? महमूद गजनवी से। हारने के बाद वो आत्मग्लानि को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और कहा जाता है कि जयपाल इसी युद्ध के बाद आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, तो किस युद्ध के बाद आत्महत्या कर लिया जयपाल? तो 1001 में दूसरे युद्ध में गजनवी से हारने के बाद वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, 6वें नंबर का जो आक्रमण था 1008 से 9 ईस्वी में आनंद पाल की पराजय हुई। कहा जाता है कि 1008 से 9 ईस्वी में जयपाल का बेटा, अगला जो पुत्र था इसका आनंद पाल, वो शासक बना पंजाब क्षेत्र का शासक बना और उसको भी कौन पराजित कर दिया? महमूद गजनवी 1008 से 9 ईस्वी में इसको पराजित कर देता है। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद महमूद गजनवी मूर्ति भंजक का रूप धारण कर लेता है, यानी यहाँ से वो मूर्तियों को तोड़ने लगता है, मंदिरों को तोड़ने लगता है, क्योंकि वो मूर्तियों में और मंदिरों में संपत्ति ढूंढता है, सोने चांदी को ढूंढता है, इसलिए वो मूर्ति तोड़ने लगा और मंदिरों को तोड़ने लगता है। ठीक है, तो मूर्ति भंजक का रूप कब से धारण कर लिया? वो 6वें आक्रमण से धारण कर लेता है, मूर्ति तोड़ने वाला बन जाता है। ठीक है, मंदिरों का विनाशक बन जाता है। अगला है 12वें नंबर का आक्रमण। कहा जाता है कि 12वें नंबर का जो आक्रमण उसने किया था 1018 से 19 ईस्वी में मथुरा और कन्नौज पर किया था, यानी कि 1018 से 19 में जो 12वें नंबर का आक्रमण किया था मथुरा और कन्नौज के क्षेत्र पर किया। उस समय वहां के शासक थे प्रतिहारों के विरुद्ध आक्रमण करता है और यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ता है, मूर्तियों को तोड़ता है, तोड़ करके मूर्तियों को अवशेषों को ले जाता है और अपने यहाँ कहा जाता है कि इन मूर्तियों का अनैतिक कार्यों के लिए भी उपयोग करता है, जिनका उपयोग हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के अनुसार निंदनीय थी। ठीक है, सम्मानजनक नहीं होता था। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला नंबर का जो आक्रमण है वो 13वें नंबर का आक्रमण है। कहा जाता है कि 13वें नंबर का आक्रमण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। कहा जाता है कि 13वें नंबर के आक्रमण के समय वह उसका जो सामना होता है चंदेल शासक राजा विद्याधर के साथ हुआ और विद्याधर पहले शासक हुए जिसने महमूद गजनवी को 13वें आक्रमण में पराजित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 17 आक्रमण तो किए थे महमूद गजनवी भारत पर, लेकिन कौन सा ऐसा आक्रमण था जिसमें विद्याधर ने महमूद गजनवी को पराजित किया? तो 13वें नंबर का आक्रमण था। विद्याधर किस वंश से संबंधित थे? तो वो चंदेल वंश के राजा थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 16वें नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है पॉइंट है तो वो 16वें नंबर का आक्रमण है। कहा जाता है कि 1025 ईस्वी में उसने महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां के शासक उस समय वहां के तत्कालीन जो शासक थे चालुक्य वंश के, वो थे भीमदेव प्रथम। कहा जाता है कि 1025 ईस्वी में वो 16वां आक्रमण करता है। गुजरात में एक क्षेत्र है सौराष्ट्र में एक मंदिर जिसका नाम सोमनाथ का मंदिर, यानी भगवान शंकर का मंदिर था। वहां पर उसके बारे में महमूद गजनवी को सूचना मिली थी कि यहाँ अपार धन संपत्ति है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या करता है, यहाँ पर आक्रमण करता है। इस समय वहां के शासक थे चालुक्य वंश के शासक थे भीमदेव प्रथम। इससे युद्ध होता है जिसमें भीमदेव पराजित हो जाते हैं, वो मंदिर को तोड़ता है, यहाँ से काफी धन संपत्ति को लूट ले जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से शुरू से लेकर 16 आक्रमण किए, यानी 16वें नंबर का आक्रमण था, यानी कि 15वें आक्रमण में जितना इसने धन संपत्ति को प्राप्त नहीं किया था उतना अकेले यह 16वें आक्रमण में प्राप्त कर लेता है, उससे कई गुना अधिक प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है कि यहाँ से इसने लगभग 20 लाख दिनार के बराबर संपत्ति लूट कर ले गया था सोमनाथ मंदिर से। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। कहा जाता है कि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था, दरअसल होता क्या था, महमूद गजनवी का एक काम था, एक ऐसा लुटेरा था जो आक्रमणकारी था, जो भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करता था, राजाओं के साथ युद्ध करता था, मंदिरों को लूटता था, संपत्ति को लूटने के बाद सीधे वो गजनी वापस चला जाता था, बीच में कहीं नहीं रुकता था। शुरुआत में क्या था, जब वो भारत में एंट्री मारता था या प्रवेश करता था तो बहुत सारे लोगों को पराजित करता था, हराता था, लूटता था, छीनता था, आक्रमण करता था। लेकिन जब उसे वापस धन संपत्ति से प्राप्त हो जाता था तो धन संपत्ति ले जाते वक्त वो किसी राजा से भिड़ता नहीं था, वो सीधे गजनी जाकर ही रुकता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा हुआ जब यहाँ से वो वापस जा रहा था तो इससे भेंट हो जाता है किनका, जाट शासकों का। जाट जो राजा क्या होते हैं, जाट लोग थे, ये रास्ते में मिलते हैं और महमूद जो गजनवी था इसको रोक लेते हैं, इसके कई घोड़ों को बंदी बना लेते हैं, घोड़ों को रोक लेते हैं, काफी सोने चांदी और जो ऊंट थे उनको बंदी बना लेते हैं और कई सारे सैनिक महमूद गजनवी के मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी महमूद गजनवी रुका नहीं, वो सीधे गजनी चला जाता है।
लेकिन इस बात का उसके अंदर नाराजगी थी कि मुझे जाटों से बदला लेना है। ठीक है, इसी क्रम में उसने जो अंतिम आक्रमण अपने जीवन काल का किया भारत के विरुद्ध, वो था 17वें नंबर का आक्रमण, जो था 1027 में हुआ। ठीक है, 1027 में वह जाट शासकों के विरुद्ध आक्रमण करता है और जाटों को पराजित करता है, और यहाँ से भी लूटपाट करने के बाद वापस गजनी चला जाता है। इस तरीके से उसने 17 आक्रमण भारत के विरुद्ध किए थे। तो आपने एक एक करके हर पॉइंट को समझा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा एग्जाम के टाइम, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। कुछ खास पॉइंट देख लेते हैं। इसकी मृत्यु के बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। दरअसल हुआ क्या था, इसने अपने साम्राज्य का मध्य एशिया और गजनी के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार किया, विकास किया, लेकिन अंतिम समय में ये पागल होकर इसकी मौत हो जाती है। हुआ था ऐसा, हुआ यूं कि ये जहां रहता था, कहा था कि बहुत बड़े कमरे में सोने चांदी को संभाल कर रखता था और दिन भर उसको एक टक देखते रहता था कि हमारा सोना चांदी कहीं कम तो नहीं हो रहा है, कोई ले तो नहीं जा रहा है या घट तो नहीं रहा है। इस क्रम में सोने चांदी को देखते देखते एक वक्त ऐसा आता है कि देखते देखते पागल हो जाता है और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी? महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उतवी उतवी कौन थे? तो उतवी महमूद गजनवी के दरबार में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे या फेमस इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि उतवी जो इतिहासकार थे किसके दरबार में थे, तो महमूद गजनवी के दरबार में इतिहासकार थे। इन्होंने 2 ग्रंथ किताबों की रचना की थी। एक किताब है किताबुल यामीन और दूसरा है तारीख यामीन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी किसके इतिहासकार थे? महमूद गजनवी के इतिहासकार थे। कौन? उतवी थे। अगला जो पॉइंट है 11वीं शताब्दी में, नेक्स्ट पॉइंट है 11वीं शताब्दी में सदी में अल-बरूनी भारत आया, किताबुल हिंद की रचना की। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है तो वो अपने साथ एक अरबी लेखक को भी लेके आता है जिसका नाम था अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को देखता है, उससे वो बहुत प्रभावित होता है। प्रभावित होने के बाद उसने एक किताब की रचना की जिस किताब का नाम है किताबुल हिंद, या दूसरा नाम है इसका तहकीके हिंद भी इस किताब को कहा जाता है। दरअसल ये जो किताब लिखी गई थी वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था सचाऊ, और जिसने इसका हिंदी में अनुवाद किया उसका नाम था रजनीकांत शर्मा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सचाऊ ने। हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो रजनीकांत शर्मा ने किया। ठीक है, और अल-बरूनी ने किस किताब की रचना की? तो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद की रचना की। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। अगला जो पॉइंट है फिरदौसी। फिरदौसी कौन थे? तो फिरदौसी जो थे, एक और बात ध्यान दीजिएगा अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी पहला मुसलमान व्यक्ति था, मुस्लिम व्यक्ति था जिसने पुराणों का अध्ययन भारत में आकर किया था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो वो अल-बरूनी ही था। अगला पॉइंट हमने डिस्कस कर रहे थे फिरदौसी के बारे में। फिरदौसी कौन था? तो फिरदौसी महमूद गजनवी का एक फेमस दरबारी कवि था। इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा को क्या कहते हैं? शाहनामा को अफगानिस्तान, एफ से मतलब होता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है शाहनामा को। तो शाहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि शाहनामा के लेखक का नाम बताइए, तो फिरदौसी, या फिरदौसी ने किस ग्रंथ की रचना की जिसे अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं? तो वो है शाहनामा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है चांदी के सिक्के चलाए, संस्कृत और अरबी। इसका मतलब क्या है? महमूद गजनवी ने भारत में एक प्रकार का एक सिक्का चलाया था चांदी का, जिसके एक तरफ संस्कृत में कुछ लिखे हुए थे और दूसरी तरफ अरबी लिखा हुआ था। यानी कि अरबी और संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का चलाने वाला पहला शासक कौन हुआ? तो वो था महमूद गजनवी। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि चांदी के सिक्के पर एक तरफ संस्कृत और एक तरफ से अरबी लिखा हुआ था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगला जो पॉइंट है बैहाकी। बैहाकी कौन था? एक लेखक था महमूद गजनवी के दरबार में। ये भी एक लेखक था बैहाकी, जिसने तारीख सुबुक्तगीन की रचना की। तारीख सुबुक्तगीन यानी सुबुक्तगीन महमूद गजनवी के पिता थे। कौन थे? कौन था? सुबुक्तगीन महमूद गजनवी का पिता था। और तारीख सुबुक्तगीन का इतिहास नामक जो किताब है किसने लिखा? बैहाकी ने लिखा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि तारीख सुबुक्तगीन की रचना किसने की? तो बैहाकी ने की है।
और एक और पॉइंट ध्यान देने वाली है इसमें, एक और बात जो आप ध्यान दीजिएगा इस पे, वो है सेवंत राय एवं तिलक। सेवंत राय और तिलक का नाम मैंने क्यों लिया, तो सेवंत राय और तिलक जो थे दो हिंदू व्यक्ति थे जो महमूद गजनवी के सेना में उच्च पद पर आसीन थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से दो हिंदू व्यक्ति थे जो महमूद गजनवी के सेना में बड़े पद पर आसीन थे। तो एक हुआ सेवंत राय और दूसरा हुआ तिलक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों किसके सेना में थे, तो महमूद गजनवी के सेना में थे उच्च पद पर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो महमूद गजनवी के जो टॉपिक है, गजनी साम्राज्य का जो टॉपिक है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मेरे बताने के बाद आप एक भी क्वेश्चन मिस करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को देखिएगा और कई बार देखकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।